चलो देखो, मैप की क्लास चल रही है ना। मैप की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? हमने चीन तक पढ़ा था, है ना। चीन पूरा पढ़ लिया था, है ना। अच्छा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया देखना है और ताइवान देखना है हमको, है ना। ताइवान बनाने भी हम बना देंगे ताइवान, ठीक है। ताइवान देख लेंगे, जापान देख लेंगे, जो भी हो सकता है, ठीक। तो हम थोड़ा क्वेश्चन पूछें, रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। चीन से पूछते हैं, है ना। चीन में बता सकते हो कौन कौन से मरुस्थल पाए गए हैं? गोबी का मरुस्थल, और कौन सा मरुस्थल है? और इधर एक टकला मकान पड़ता है। कौन सा पड़ता है? टकला मकान ना। दो मरुस्थल पड़ते हैं, ये यहाँ पे पड़ता है टकला मकान, और यहाँ पे पड़ता है गोबी का मरुस्थल, है ना। दो मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। ये टकला मकान मरुस्थल जो पड़ता है, इसके ऊपर वाली जो पहाड़ी है, इसका क्या नाम है? इसके एक ऊपर पहाड़ी पाई जाती है और इसके एक नीचे पहाड़ी पाई जाती है। पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इस वाली का बताया नहीं क्या? ये टकला मकान है कि नहीं है? चलो, टकला मकान है ना, ये मरुस्थल है। ये कौन सी पहाड़ी है? इसका नाम है तियन शान। क्या नाम है? ये तियन शान है। और नीचे वाली, इसका नाम है कुनलुन शान। नाम सुना नहीं सुना? कुनलुन शान नाम नहीं सुना? ये पहाड़ियाँ हैं, ये तियन शान पहाड़ी और ये कुनलुन शान पहाड़ी, टकला मकान के दोनों तरफ, है ना। टकला मकान मरुस्थल है, उसके ऊपर तियन शान पहाड़ी, उसके नीचे कुनलुन शान पहाड़ी। तुमको याद होगा, हमने जो बताया था हिंदू कुश पहाड़ी, नहीं बताया था? डिटेल में बताया तुमको। यहाँ पे पड़ती है हिंदू कुश की पहाड़ी, है ना। यही भी पड़ता है पामीर की गांठ। हमने बताया था पामीर की गांठ दुनिया की सबसे ऊंचा पामीर का पठार है ना। लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा। अच्छा, तुमसे पूछा दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। बड़ा की बात करें, कितने ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा? वो तिब्बत का पठार, जो चीन में पड़ता है ना। इसको चीन ने 1559 में कब्जा कर लिया इस पे। पहले अलग देश हुआ करता था। दूसरा सबसे ऊंचा ये है ना। पामीर का पठार सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है। ये पामीर का पठार बना कैसे? इधर से आती है हिंदू कुश पहाड़ी। कौन आती है? हिंदू कुश पहाड़ी। इधर से कुनलुन शान, इधर से, और इधर से हिमालय प्रदेश, हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, कुनलुन शान और हिंदू कुश पर्वत। ये तीनों पर्वत आपस में मिल जाते हैं, तब वहां पे बनता है दुनिया के सबसे ऊंचा पठार। कौन सा पठार? पामीर का पठार। तो तुमसे अगर पूछा जाए पामीर का पठार किन पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बना है, तो हिमालय से, हिंदू कुश से और कुनलुन शान से, है ना। तो कुनलुन शान कहाँ मिलेगा? टकला मकान के जस्ट नीचे, अपने मैप में बना लेना। टकला मकान के जस्ट नीचे, टकला मकान के जस्ट ऊपर कौन मिलेगा? तियन शान पहाड़, है ना। ये सब हमने देख लिया था। हमने देखा था यहाँ पे एक शहर पड़ता है, चीन का सबसे बड़ा शहर। कौन सा शहर? सबसे बड़ा शहर संघाई। कौन सा था? संघाई। सबसे बड़ा शहर संघाई था, है ना। चीन का सबसे बड़ा शहर था। यहीं पे इधर वुहान था, सब हमने देखा है, ठीक है। ये अंदर चीन की बात नहीं करेंगे, चीन के बाहर चलते हैं। चीन के बाहर तुमको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप मिलेगा तुमको, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ऐसे द्वीप मिलेगा तुमको छोटा सा, इसको कहते हैं, हाँ नहीं, हैनान तो ये है, ये हैनान है। हैनान चीन का हिस्सा है, वो चीन में आता है। यहाँ पे मिलेगा तुमको हैनान द्वीप। हैनान द्वीप जो है वो चीन का हिस्सा है। यहाँ पे चीन की नौसेना है, पीछे देते ना। हैनान द्वीप जो है यहाँ पे चीन की नौसेना का अड्डा है, ये चीन का ही हिस्सा है। पर ताइवान ये एक अलग स्वतंत्र देश है। ताइवान क्या है? ये एक अलग स्वतंत्र देश है ताइवान, है ना। तो ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, हालांकि चीन कहता है कि ये मेरा है। चीन इसको भी कहता है ये मेरा है। चीन तो दुनिया भर में सब कुछ कहता है मेरा है, सब मेरा है ना। हम तो कहते हैं इसके इतना सारा लफड़ा इसका हो गया, हम तो कहते हैं इसको कह दे, इसको छूट दे दी जाए कि जाओ जो भी तुमको लगता है कि तुम्हारा है सब कब्जा कर लो। दुनिया में सब कहते हैं कि जाओ तुमको छूट है पूरी, कर लो कब्जा बेटा, तुम कितना कब्जा करोगे, दे दे छूट। साल 2 साल में पूरा ये लेकर के पूरा एशिया कब्जा करेगा इधर, है ना। इधर आसियान के जितने देश है सबको बता देगा, कह देगा सब हमारे हैं, करने दो बेटा। उसके बाद में हम चलेंगे फिर मास्टर प्लान अपना, हम डायरेक्ट कह देंगे चीन हमारा
करो, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो, हम पूरा एकदम लेते हैं थोक में, है ना। तो ताइवान को भी ये कहता है कि ये हमारा है। ताइवान देखो, ताइवान के लिए अलग गेम है यहाँ पे। ताइवान जो है, ताइवान सिलिकॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। ताइवान में सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और सिलिकॉन का जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तुम फ़ोन यूज़ करते हो, इसमें सिलिकॉन का चिप लगी होती है, जो तुम देखते हो ना गोल्डन कलर की चिप होती है, वो सिलिकॉन चिप होती है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सब में सिलिकॉन लगता है ना। और दुनिया का सबसे ज़्यादा 60% से भी ज़्यादा सिलिकॉन यहीं पे मिलता है, ताइवान में ही, है ना। तो जितना भी सिलिकॉन तुम्हारे पास आता है आज, दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं वो सब यहीं से आते हैं। और अगर इस पर चाइना का कब्जा हो गया तो समझ लेना दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे चाइना का कब्जा हो गया, है ना। क्योंकि ये सिलिकॉन बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा सिलिकॉन मिलेगा। यहाँ पे सिलिकॉन बहुत भारी मात्रा में मिलता है। तो इसलिए हमको इसको बचाना चाहिए कि चीन इसको कब्जा ना कर ले, लेकिन हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं। तुमने देखा होगा यहाँ ताइवान की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बर्थडे विश किया था, है ना, नरेंद्र मोदी जी को, जिनको कहते हैं ना 56 इंच का सीना। अभी दिखाते हैं इनका कितना 56 इंच का सीना है। यहाँ की ताइवान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बर्थडे विश किया था। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चीन के दबाव में आकर के उसको थैंक यू तक नहीं बोले हैं। दबाव क्या होता है, चीन कहता है कि अगर हमसे व्यापार करना है तो मानना पड़ेगा, जितने जितने देशों पे हम बता रहे हैं ना, वन चाइना पॉलिसी मानता है। वो कहता है वन चाइना पॉलिसी मतलब एक बच्चे वाला पॉलिसी नहीं कि एक ही बच्चा होगा। वन चाइना पॉलिसी मतलब जितने जितने हिस्से बता रहा है अलग अलग, वो सब एक मिलकर के चाइना होते हैं। वो कहता है चाइना का हिस्सा ये भी है। अगर तुम चाइना से व्यापार करना चाहते हो तो तुमको ताइवान मानना पड़ेगा कि चाइना का हिस्सा है ताइवान। लिखित देना पड़ेगा कि हाँ हम मानते हैं कि ताइवान चीन का हिस्सा है। ऐसी वो रणनीति चलता है सबके साथ में। कहता है अगर हमसे व्यापार करना है तो वन चाइना पॉलिसी पे तुमको हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, वन चाइना पॉलिसी तुमको मानना पड़ेगा। और हमको भी व्यापार करना होता है चीन के साथ में। चीन का हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट हम ही है, हमारे साथ व्यापार होता है। हम नहीं लिखवा लेते किसी के साथ, हम चाइना से लिखवा लेके अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के विवाद करता है ना कि हम ले लेंगे, ये हमारा है। हम उससे लिखवा लेके, हमसे अगर व्यापार करना है तो लिखो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, लेकिन हम नहीं करते। ये होता है दबाव। सरकारें कोई भी हो, किसी के समर्थक हो सकते हो यहाँ पे तुम, है ना, विरोधी भी हो सकते हो, पर वास्तविकता यही है कोई भी सरकार आए वो देश पहले नहीं देखती है। वो समय गया जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो अपनी पार्टी से पहले अपना देश देखा करते थे। अभी जो भी आते हैं वो केवल यही देखते हैं कि सरकार कैसे बनी रहेगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब यही देखते हैं कि सरकार कैसे बची रहेगी, कैसे जीतेंगे। तो ये सिस्टम है ना। कैसे चाइना का विवाद कैसे हो गया इसके साथ में। चीन में पहले दो पार्टियां हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले चीन में दो पार्टियां हुआ करती थी। एक होती थी कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ मिटा देंगे, दो पार्टियां होती थी, यहाँ लिख देते हैं। एक होती थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी वही होती थी जो आज चीन में कब्जा करके बैठी हुई है, जो चीन पे शासन कर रही है इस समय। चीन के प्रधानमंत्री कौन है बताओ? हाँ, शी जिनपिंग, है ना। वो कुओमिंटांग, ये उसे कम्युनिस्ट पार्टी से ही है, ठीक है। दूसरी एक पार्टी हुआ करती जिसका नाम था कुओमिंटांग। क्या नाम था? एक दूसरी पार्टी हुआ करती थी उस समय, जब हम बता रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की, तब यहाँ पे हुआ करते थे माओ। यहाँ पे कौन होते थे? कम्युनिस्ट पार्टी में माओ, है ना। और कुओमिंटांग पार्टी में हुआ करते थे चियांग काई शेक। कौन हुआ करते थे? चियांग काई शेक। अब ये अभी तुमको लग रहा होगा जो ये शी जिनपिंग है बहुत ज़्यादा खच्चर है, ये चियांग काई शेक उससे भी ज़्यादा खच्चर था, बहुत मरकट आदमी था। इसने अपने ही देश में विवाद कर दिया, अपने ही देश में बहुत बुरी तरीके से मारा कम्युनिस्ट पार्टी वालों को, मार मार के पूरा भगा दिया। पूरे चाइना पे अपना अकेला कब्जा कर लिया। पूरे चाइना पे किसका कब्जा हो गया था? कुओमिंटांग पार्टी का। फिर क्या हुआ? इधर भाई साहब पड़ता है जापान, ये वाला यहाँ पे, ये जापान। अब इधर जापान पड़ता है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे जापान बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा था। जापान और जर्मनी एक साइड में हो गए थे, एक तरफ हिटलर, एक तरफ जापान, दोनों मिल करके पूरे विश्व पे कब्जा करना चाह रहे थे।
है ना। सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा ये हो गया था कि अभी इंग्लैंड से भी ज़्यादा आगे ग्रो कर रहा था। इंग्लैंड भी डरने लगा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाएंगे जापान से। जापान जिसको भी मारता था, इतना खच्चर था जापान कि जब मारता था तो बहुत बुरी तरीके से मारता था, देखता ही नहीं था कि किसको मार रहे हैं। बहुत मारता भी था तो ऐसे मारता था कि दूसरे देश वाले उससे पहले ही ऐसे आके सरेंडर कर दें। जिस देश पे भी आक्रमण करता था जापान, वहाँ पे जाकर के लोगों को गड्ढा खोद के आधा आधा गाड़ देता था, मुंडी बाहर रखता था, बाकी के जो बची हुई मुंडी है उसको कुत्तों से खिलवा देता था, गाड़ करके ऊपर से उस पर डंडे मरवाता था, मुंडी मुंडी पे केवल। बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था ये। इसने कर दिया उसी समय पे जब ये कुओमिंटांग पार्टी जीत गई, इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1927 में, दोनों पार्टियों के बीच में युद्ध हुआ 1927 में। और जीता कौन? कुओमिंटांग पार्टी जीत गई। और ये वाले सब भाग करके इधर आ गए। पूरे चीन पे कब्जा किसका हो गया? कुओमिंटांग पार्टी का होगा, चियांग काई शेक का हो गया। फिर उसी समय जापान ने कर दिया चीन के ऊपर हमला। जापान बहुत खच्चर देश था, इतना खच्चर सोचो, अभी रूस जो बहुत बड़े तुर्रम खामने घूमते हैं ना, इसको 2 बार हराया, 1905 में, 1906 में, 2 बार रूस को हराया जापान ने। छोटा सा देश सोचो, आधी दुनिया भर का अकेला देश है रूस, और छोटा सा देश, इसने 2 बार रूस को हराया। अभी बने फिरते ना बहुत बड़े तुर्रम खां, उसको भी हराया है। बहुत खच्चर देश था जापान। इसने आ करके चीन के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पे चीन वालों ने समझदारी दिखाई और इन दोनों पार्टियों ने आपस में कर लिया समझौता। कहा कि हम लोग आपस में नहीं लड़ते, हम लोग मिल करके पहले जापान से लड़ते हैं, बाद में देख लेंगे देश कौन चलाएगा, पहले जापान से निपट लेते हैं, वरना बहुत बुरी तरीके से मारेगा। क्योंकि सब देख रहे हैं कि रूस में क्या हुआ है, आसपास के सब जगह वो अपना रुतबा जमाया हुआ था, जापान से सब डरते थे। अब इधर क्या हुआ, ये दोनों लोगों ने आपस में कर लिया समझौता और दोनों लोग मिल करके जुड़ करके लड़े और जापान को इन्होंने वहाँ पे आने से रोक लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इधर जापान को इन्होंने हराया, उधर कुओमिंटांग पार्टी को लगा हम तो जीते हुए हैं, जश्न में मिल गए अपना, आराम से जश्न मना रहे थे। इधर कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने अचानक से हमला कर दिया और कुओमिंटांग पार्टी वालों को बहुत बुरी तरीके से मारा। अचानक से संभलने का मौका ही नहीं दिया। उनको लगा कि हम जापान को हराए हैं, जश्न मनाएंगे, बाकी चीन तो पूरा कब्जा कर ही चुके हैं। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ने धोखेबाजी कर दी, इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया। उधर जापान को हराया, इधर इन पे हमला कर दिया, इनको भी खत्म कर दिया, पूरे धीरे धीरे पूरे इस पे कब्जा कर लिया। इनको दौड़ा दौड़ा के कुओमिंटांग पार्टी वालों को मारा। अभी भागे भागे घूम रहे हैं। वहाँ से भागे, चीन का ही एक हिस्सा हुआ करता जिसको ताइवान आज कहते हैं, कि भाग करके यहाँ आ गए, यहाँ रहने लगे कुओमिंटांग पार्टी वाले। ये यहाँ भाग के आए, तब यहाँ पर उन्होंने आकर के अपने आप को सिक्योर किया कि हम यहाँ बच गए। अभी भी ये कहते हैं, अभी भी ये नहीं मानता कि ये नहीं, अभी भी ये ताइवान जो है ये कहता है हम चीन पूरा हमारा है, चीन कहता है ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है चीन पूरा हमारा है ना। समझ रहे हो, ये साइकिल है, ये ट्रक कह रहा है हम साइकिल में बांध के ट्रक को खींचेंगे। देख रहे हो अंतर, देख रहे हो, जज्बा अभी भी इसका कम नहीं, ये भी खच्चर कम नहीं है, कम खच्चर आदमी ये भी नहीं, लेकिन हमको इसका सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर हमने सहयोग नहीं किया तो सिलिकॉन चला जाएगा पूरा, और सिलिकॉन का पूरा कब्जा हो जाएगा चीन के ऊपर। समझ रहे हो ना, तो इसको हमको करना पड़ेगा सहयोग। अभी भी दोनों, ये अपने आप को अभी चाइना कहता है, ताइवान जो है ये अभी भी अपने आप को चाइना कहता है। ये अपना नाम रखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना। मार्कर सभी कहाँ चले गए, ये अभी भी अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। ये अपने आप को चाइना कहता है, ये अपने आप को चाइना कहता है। चाइना, तुम लोगों ने देखा होगा चाइना इसी को जानते हो, इसको चाइना जानते हो। ये भी अपने आप को कहता है हम चाइना है, ये अपना नाम रखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसने कहा कोई बात नहीं, तुम रिपब्लिक ऑफ चाइना हो तो हम क्या हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये अपने आप को कहता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों चाइना है। ना ये पीछे का हट रहा है, ना ये पीछे हट रहा है। ये कह रहा है हम पूरा चाइना ले लेंगे, चाइना वाले कहते हैं हम ताइवान ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन है इसके पास, और सिलिकॉन से ही सारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। सिलिकॉन खत्म तो जान लो पूरी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी खत्म। सिलिकॉन पूरा आ जाएगा चीन के कब्जे में तो सारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चली जाएगी चीन के कब्जे में। ठीक है, तो इसको हमको समर्थन करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग देखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे एक देश था छोटा सा, मंगोलिया।
मंगोलिया की राजधानी को ले जानते हो? उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ताइवान की राजधानी ताइपेई। ताइवान की राजधानी ताइपेई। इसमें और कुछ ज़्यादा विशेष जानने वाला है नहीं, जितना जानने वाला था मैंने बता दिया तुमको, ठीक है। ताइवान की राजधानी ताइपेई। अब तुमको यहाँ पे 2 देश दिख रहे होंगे, तुम देखोगे तो यहाँ पे ऐसे 2 देश दिख रहे होंगे, दिख रहे नहीं दिख रहे? ऊपर और नीचे पूरा अगर तुम देखोगे तो इसको कहते हैं कोरियाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होता है कि नहीं होता? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके 3 तरफ पानी हो, है ना, एक तरफ जमीन हो। तो इसके देखो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है कि नहीं है? इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, इधर केवल जमीन है। तो ये क्या हो गया? एक प्रायद्वीप हो गया। इसी प्रायद्वीप को कहते हैं कोरियाई प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? कोरियाई प्रायद्वीप, ठीक है। कोरियाई प्रायद्वीप के बारे में बताते, पहले इतना लिखो तो तक मार्कर में ही भर लेते हैं, ठीक है। करो। अब देखो चीन के बाद में इधर देखोगे तो तुमको कोरियाई प्रायद्वीप दिखेगा। इसी वाले को क्या कहते हैं? यही है तुम्हारा कोरियाई प्रायद्वीप, है ना। ये तुम्हारा क्या है? कोरियाई प्रायद्वीप। इसी को कोरियाई प्रायद्वीप कहते हैं। तुम ये पूरा हिस्सा देख रहे हो, यही कोरियाई प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीनों तरफ पानी हो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, लेकिन इधर जमीन है इसके, है ना। तो जिसके 3 तरफ जमीन हो, मतलब 3 तरफ पानी हो, एक तरफ जमीन हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी एक प्रायद्वीप है ना। तो वैसे भारत नीचे वाला हिस्सा देखते हो, नीचे वाला हिस्सा साउथ वाला वो क्या है? प्रायद्वीप है ना। तो उसको भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्या है? कोरियाई प्रायद्वीप है। कोरियाई प्रायद्वीप पे तुमको 2 देश मिलेंगे। कितने देश? 2 देश। पहले ये एक ही प्रायद्वीप हुआ करता था, इसको पहले कोरिया कहते थे, पहले एक ही देश हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सब जगह जगह पे चलने लगा शीत युद्ध, है ना। शीत युद्ध तो तुम लोगों को पता ही होगा शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध में 2 देश बड़े बड़े निकल के आए जो अपने आप को विश्व शक्ति साबित करने के लिए लगे हुए थे। एक आता है जो रूस ऊपर की ओर पड़ता है, एक उधर तुमको देखने को मिलेगा, बोर्ड फाड़ के उधर देखोगे तुमको दिखेगा, उधर मिलेगा अमेरिका, है ना। तो 2 देश ऐसे हैं जो अपने आप को कहते थे कि हम विश्व शक्ति हैं। तो इसी विश्व शक्ति बनने की होड़ में ये दोनों देश आपस में कभी नहीं लड़ते थे, क्योंकि दोनों देश क्या हो चुके थे? परमाणु संपन्न हो चुके थे। और इनको पता था कि आपस में लड़ेंगे तो फिर दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए दूसरे देशों को लड़ाते रहते थे। डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, समर्थन दे देते थे दूसरे देशों को और उनको लड़ाते थे, भिड़ाते रहते थे। यही कोरिया में भी हुआ। कोरिया में दोनों लोग 2 प्रकार की विचारधाराएं मिल गई। एक प्रकार की विचारधारा जो रूस के समर्थन में थी और दूसरी प्रकार की विचारधारा जो अमेरिका के समर्थन में थी। तो उधर उत्तर के जो लोग थे ये सब रूस को समर्थन कर रहे थे, क्योंकि रूस से सटा हुआ एरिया है, इनकी विचारधाराएं रूस से मिलती थी। लेकिन ये दक्षिण वाले जो लोग हैं, उधर ऊपर उत्तर का नीचे दक्षिण होगा, तो ऊपर वाले लोग रूस के समर्थन में थे, नीचे वाले अमेरिका के समर्थन में थे, है ना। तो अमेरिका इनको समर्थन करता था और रूस ऊपर वालों को। ऐसे यहाँ पे हो गया विवाद, क्योंकि शीत युद्ध था। अब वो दोनों लोग एक दूसरे को समर्थन करेंगे। यही करने के चक्कर में बाद में क्या हुआ, ये दोनों देश अलग बन गए। ये पूरा एक देश था, फिर यहाँ पे दोनों विचारधाराएं अलग अलग हो गई और अलग अलग देश बन गए, है ना। तो ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तर कोरिया। इसको यहाँ लिख दें, ये हो गया उत्तर कोरिया। इसी को क्या कहते हो? नॉर्थ कोरिया, है ना। किम जोंग वाला, किम जोंग जानते हो नहीं जानते हो? किम जोंग उन। और नीचे साउथ कोरिया। नीचे क्या मिलेगा तुमको? ये मिलेगा तुमको साउथ कोरिया। इसको कहते हैं दक्षिण कोरिया। क्या कहते हैं? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, है ना। इन दोनों ही देशों में, दोनों देश एक साथ अलग अलग हुए। अच्छा, बीच में जो ये रेखा है, जो जिनसे ये अलग हुए, इस रेखा को जानते हो क्या कहते हैं? हाँ नहीं, इसको कहते हैं 38 डिग्री। कौन सी कहते हैं? 38 डिग्री समांतर। कौन सी कहते हैं? ये 38 डिग्री समांतर। अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा, तो 38 डिग्री समांतर, ठीक है ना। तो 38 डिग्री समांतर रेखा दोनों देशों को अलग अलग करती है। दोनों देश एक साथ बने, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी। उत्तर कोरिया आज भी बहुत गरीब देश है। दक्षिण कोरिया आज दुनिया का सबसे विकसित देशों में से आता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित है। तुमने सैमसंग देखा है? सैमसंग दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। सैमसंग क्या करता है? सैमसंग क्या करता है? फोन बनाता है, बस। सैमसंग जो फ़ोन बनाता है ना, उससे उसकी कंपनी का प्रॉफिट मात्र 5% है। और फ़ोन की मार्केट उसकी सोचो कितनी बड़ी है सैमसंग की, और फिर भी उससे जितना रेवेन्यू आता है उसका वो केवल 5% है। बाकी 95% वो क्या, कहाँ से लाता है? सैमसंग वास्तव में एक प्राइवेट बैंक है। सैमसंग क्या है? प्राइवेट बैंक है। रियल एस्टेट में भी सैमसंग है।
उसका बाकी का बिजनेस बहुत बड़ा है, फ़ोन का बहुत छोटा बिजनेस है उसका, बस नाम करने के लिए। तो समझ लो ये हाथी के दांत है, ये जो फ़ोन बनाता है, हाथी के दांत दिखाने वाले अलग होते हैं ना, उससे वो खाता नहीं है। तो सैमसंग कंपनी भी फ़ोन से कमाती है, उससे खाती नहीं है, वो केवल दिखाने के हैं। दुनिया में नाम है सैमसंग फ़ोन की वजह से सैमसंग का, बाकी उसका प्रॉफिट रियल इस्टेट से और प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा है। ठीक है, मात्र 5% फ़ोन से उसका आता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आज दक्षिण कोरिया बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी तुमको यहाँ पे मिलती है, बहुत ज़्यादा। ये अमेरिका के समर्थन में था, शांतिपूर्ण देश है, बिल्कुल शांति वाला देश, कोई भी बवाल नहीं होता। लेकिन उत्तर कोरिया में पहुँच जाओ, गरीबी है वहाँ पे, लेकिन वो परमाणु संपन्न है, उसके पास परमाणु बम है उत्तर कोरिया के पास। दक्षिण कोरिया के पास आज भी एक भी परमाणु बम नहीं है। हथियारों पे ध्यान ही नहीं देता, वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देता है कि कैसे अपने देश को आगे बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी में कैसे आगे जाना है। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत अमीर देश है, बहुत विकासशील देशों में बहुत आगे है। वही देख लो उत्तर कोरिया को, खाली हथियार बनाता है, केवल हथियार, बहुत ज़्यादा। वहाँ तानाशाही है, किम जोंग उन है वहाँ पे, तुम वहाँ अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते, सबके लिए बाल कटवाने के अलग अलग तरीके हैं। तुम सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबके अलग अलग बाल कटे, सेना में हो अलग, आम जनता हो तो अलग, बाल कटवाने के अलग अलग तरीके। वहाँ पे तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। अच्छा, एक बार हुआ क्या, यहाँ अमेरिका तो इसका उत्तर कोरिया का हर समय विरोधी करता है, समर्थन कभी करता नहीं है ना। तो अमेरिका का काम ही है, अमेरिका शीत युद्ध के चक्कर में दूसरों को भड़काता रहता है। चाहे ईरान इराक ले लो, उधर भड़काता रहता है, आपस में लड़ा देता है। इधर सीरिया ले लो, सब छोड़ो, तुम नया नया देखो, अभी नाटो वाला बवाल है ना, रूस यूक्रेन वाला, 6 महीने हो गए लगातार युद्ध चल रहा है। किसका, अभी भी चल रहा है भैया, और किसका भड़काया हुआ है वो, इसी का भड़काया हुआ है, अमेरिका का ही। दूसरों को भड़का देते, लड़ा देते हैं। अभी अमेरिका सप्लाई करता रहता है यूक्रेन को, कि लो बेटा लड़े रहो, उसके हथियार बिक रहे हैं, उसका काम हो रहा है, वो यही करता है। वही इसने भी किया, इसने सोचा कि उत्तर कोरिया को भी भड़का दे। पहले कोरियाई प्रायद्वीप को भड़काया, दोनों ने मिलजुल करके, अब कहा उत्तर कोरिया को भी भड़का देते हैं, है ना। एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर कोरिया में भी लोकतंत्र होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। किम जोंग उन ने सुना, कहा अच्छा तुम्हारे लोगों को भड़काना चाहते हो। उसने कहा ठीक है, चुनाव की तैयारी करो, वोटिंग होगी, है ना, लोकतंत्र होगा यहाँ पे। और अनाउंसमेंट करा दी कि जिस भी क्षेत्र से मुझे कम वोट मिलेंगे, पूरे के पूरे क्षेत्र में लोगों को सबको कटवा देंगे, एक तरफ से सर कलम करवा देंगे, एक तरफ से सबको मरवा देंगे, जहाँ से भी वोट हमको कम मिला। और वहाँ पे हुआ चुनाव, सारे जीत लिए, पूरा 100% वोट पा लिया किम जोंग उन ने। कहा कि लो, तुम कहते हो ना कि लोकतंत्र होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, हमने कराया चुनाव। अब जनता हमको इतना पसंद करे, तो एक भी वोट इधर उधर नहीं किया, 100 के 100% हमने वोट पा लिए, है ना, लोकतंत्र। अब ठीक है, हमारे यहाँ की सरकार, अब बीच में हमारे उंगली नहीं करना। अमेरिका से उसकी बिल्कुल नहीं बनती, उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया को भी पता है कि अमेरिका का वो कुछ नहीं उखाड़ सकता, बहुत दूर है, यहाँ 4000 किलोमीटर की दूरी है। इधर से देखोगे तब भी कम है, इधर से जाओगे तो बहुत दूर पड़ेगा। इधर 4000 किलोमीटर की दूरी है अमेरिका की उत्तर कोरिया की। उसको पता है इतने बड़े मेरे पास हथियार नहीं है, इतनी बड़ी मिसाइल नहीं है कि वहाँ तक हम अपने परमाणु बम पहुँचा सके। परमाणु बम है उसके पास, पर अमेरिका तक पहुँचा सके वैसी मिसाइल नहीं परमाणु बम को पहुँचाने वाली। 4000 किलोमीटर बहुत होता है, प्रशांत महासागर को पार करके जाए उधर, तो नहीं है ऐसी मिसाइल उसके पास। उसको पता है कि वहाँ कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा तुम जापान का समर्थन करते हो ना, जापान में आज भी अमेरिका की सेना है, इधर साउथ कोरिया का समर्थन करता है अमेरिका। इसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ जब भी विवाद करोगे हम इनको दोनों को मारेंगे। ये दोनों को, इनको हर समय धमकी देता रहता है, उसको टेंशन ही नहीं है किसी बात की। वो कहता है तुमको हमको मारना है, मारो, तुम निकलो तो वहाँ से, जब तक तुम वहाँ से निकलोगे तब तक तुम इनको खत्म कर चुके होंगे। कितनी देर लगेगी मुझको, यहाँ के इसके पास कुछ, इनकी खुद की आर्मी नहीं है, खुद ही परमाणु संबंध नहीं, इनको खत्म करने में इसको टाइम ही नहीं लगेगा। वो कहता तुम उधर से चलो आर्मी लेकर के, हम इनको खत्म कर दे रहे हैं। अभी ये हाथ जोड़ते, भैया नहीं लड़ाई नहीं करना, नहीं तो हम पिटा जाएंगे तुम दोनों के चक्कर में, है ना। तो ये है उसका, वो जानता है कि अमेरिका का कुछ नहीं कर पाएंगे, पर वो डरता बिल्कुल नहीं, जानता है कि आधी दुनिया तबाह कर देंगे मरने से पहले, है ना। तो ऐसे सनकी लोग भी हैं धरती पे, ठीक है। अभी ये उत्तर कोरिया बिल्कुल चीन के समर्थन में है, चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं उत्तर कोरिया के, है ना। चीन यही इसका फ़ायदा उठाता है। चीन की अमेरिका की अब बनती नहीं है ना। अमेरिका जब भी कुछ अच्छे काम करने की तरफ बढ़ता है, कुछ विकास करने की तरफ बढ़ता है, चीन भड़का देता है इसको, उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को भड़का देता है, कहता है कि धमकी दे दो। तुम देखोगे आए दिन, हर तीसरे दिन तुमको मिलेगा किम जोंग उन की धमकी मिलेगी अमेरिका को देते हुए। न्यूज़ पे देखो, तुमको हर दिन दिखाते रहेंगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दी अमेरिका को धमकी। वो भड़काता रहता है अमेरिका को
इधर ये चीन भड़काता रहता है उत्तर कोरिया को, ये उत्तर कोरिया उधर अमेरिका को धमकी देते रहता है। एक बार अमेरिका ने कहा कि तुम इधर के समुद्र में, यहाँ समुद्र में तुम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते उत्तर कोरिया से, क्योंकि वो परमाणु बम ही बनाता है। हर महीने तुमको परमाणु परीक्षण होते मिलेंगे उत्तर कोरिया में। ने कहा कि तुम यहाँ पे कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। उत्तर कोरिया ने कहा अच्छा तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाओगे। उसने लगातार 3 परमाणु परीक्षण किए। कहा कि वैसे तो हम 1 ही करने वाले थे, अमेरिका ने कह दिया इसलिए हमने 3 किए हैं। तो ऐसे खच्चर लोग भी हैं धरती पे, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर कोरिया, आ गया दक्षिण कोरिया, समझ में आया। अब देखो ये तुमको जो दिख रहा है यहाँ पे घिचपी जैसा, ये है एक देश जिसको जापान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जापान है। जापान में लगभग 3900 द्वीप है। जापान में कितने द्वीप हैं? 3900 द्वीप है अभी भी, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश नहीं, इंडोनेशिया। मतलब जो तुरंत बताएंगे वही याद रखा, पीछे का पूरा भूल गए। 13,000 द्वीप है उस पर 39 से लगभग 4,000 ही हैं। उस पर तो 13,000 द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है ना। जापान के पास कितने द्वीप? 3900 द्वीप है ना। इसमें तुमको देखने को 4 बड़े बड़े द्वीप दिखेंगे जो हमने बनाए हैं। यही तुमको मैप में, तुम्हारे सबके पास मैप है, अपने अपने मैप में देखो, यही 4 बड़े बड़े द्वीप तुमको दिखेंगे। ऊपर वाले द्वीप को क्या कहते हैं? ऊपर वाले द्वीप को कहते हैं होकाइडो। क्या कहते हैं? होकाइडो। अच्छा, ये जो जापान जब भी देखोगे तो ये जापान पीड़ित आदमी है, सुनामी से, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, पर फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। दुनिया को अगर किसी ने बुलेट ट्रेन दी है तो वो जापान है। तुम आज अपने यहाँ देखते हो ना, कावासाकी की मोटरसाइकिलें, सुजुकी की गाड़ियाँ, सब जो कुछ भी देखने, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे यहाँ, सब जापान की है ना। और जितने भी ये टेक्नोलॉजी देखते हो ना, हिटाची AC वगैरह आती है हिटाची की, बहुत सारे और भी फ्रिज, कूलर है, वॉशिंग मशीन भी आते हैं हिटाची के। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो हिटाची के, हिटाची वहाँ का शहर है जापान का, वहीं की कंपनियाँ। सुजुकी जापान का शहर है। कावासाकी जापान का शहर है। अपने शहर के नाम पे अपनी कंपनियां रखते हैं। अब बहुत ज़्यादा उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। आज भी टोयोटा जापान की कंपनी है ना। फॉर्च्यूनर देखते हो नहीं देखते हो, वही सब जापान का सिस्टम है। ये जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है ना। पर अगर इसके पास ये सुनामियों वाला सिस्टम ना होता, प्राकृतिक आपदाएं उसके साथ इतनी ना होती, तो आज फिर से जापान बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता। टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे नंबर 1 पे हो चुका था, अभी भी है, और आगे जा चुका होता। लेकिन वहाँ सुनामियाँ बहुत आती है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। लोगों ने मान के रखा है कि ये तो हर साल होगा। जैसे बिहार में ना बाढ़ हर साल होगी, तो शहर में मान के रखा है सुनामी होनी ही होनी। तो इन लोगों ने अपने आप को उस हिसाब से ढाल रखा है कि घर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाते। उनको पता है बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, सुनामी आएगी, सब ढह जाएंगे। तो आपदाओं से बचने के लिए उसी हिसाब से घर बनाए उन्होंने, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं ये लोग। देशभक्त बहुत बड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। इतने ज़्यादा देशभक्त कि हम लोग बसों में जाते हैं ना, तो ऐसे बैठे बैठे नाखून से ऐसा सीट फाड़ते रहते हैं, करते रहते हो। ये लोग जब जाते हैं, यहाँ की कहानियाँ हैं बहुत फेमस। ये लोग जब बसों में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो जेब में सुई धागा रख के जाते हैं कि कहीं फटी मिल जाएगी सीट तो सिल के निकलेंगे। यहाँ हथियार नहीं बनते, एक भी हथियार नहीं बनता यहाँ पे। अभी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया, जिस व्यक्ति ने मारा है उसने घर में बैठ करके एक टेम्परेरी बना लिया था पिस्टल। और उसने मारा क्यों पता है? मारने का कारण ये है, वो कह रहा था कि हमें इनकी नीतियाँ पसंद नहीं आ रही थी, इनकी नीतियों से अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, महंगाई आने की संभावना में लग रही थी, इसलिए हमने इनको मार दिया। और वहाँ के जो पूर्व प्रधान जो मरे हैं अभी, वो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपना पद त्यागा है। उन्होंने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम देश को सही से चला नहीं सकते, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ अडवाणी साहब बुढ़ा गए हैं, कहते हैं हमको लाखपति बनाओ। ठीक है, समझ रहे हो। हमारे यहाँ लोग मरते मर जाएंगे लेकिन पद नहीं छोड़ते हैं। वहाँ के लोग देखो, देशभक्ति का ये आलम होता है कि उनको खुद लग जाता है कि हम अगर नहीं कर सकते देश के लिए कुछ, तो खुद इस्तीफा दे देते हैं। ऐसे लोग होते हैं। और फिर भी ऐसे लोगों को गोली ऐसा आदमी मार देता है, कहता है कि हमें इनकी नीतियाँ नहीं पसंद आ रही थी, दोबारा से चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान ही इनको गोली मारी गई, है ना। अपने मित्र के लिए जो भी है इसमें प्रधानमंत्री कहते थे कि हमको इनकी नीतियाँ नहीं अच्छी लग रही थी, कि आर्थिक स्थिति हमारे देश की सुधर नहीं रही थी इनकी वजह से, इसलिए हमने इनको मार दिया ना। हालांकि बाद में उसको लगा कि खराब, मैंने गलत किया है, ये स्वीकार किया।
लेकिन तब तक उसने गेम कर दिया था अपना, है ना। तो यहाँ हथियार नहीं पाए थे। आज भी जापान की कोई आर्मी नहीं है। जापान इतना खच्चर देश है, अभी बताएंगे जापान के। पहले द्वीप देख लो। जापान में एक द्वीप हो गया होक्काइडो, दूसरा द्वीप ये जो तुमको सबसे बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये कौन सा देश है? ये भी जापान पूरा है, ठीक है। जापान, हाँ, ये होक्काइडो द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? होन्शु। कौन सा द्वीप है? होन्शु। कौन सा द्वीप है बताओ? होन्शु, होक्काइडो, दो द्वीप मिले। जो होन्शु द्वीप है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है ना। यहाँ पे पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा संसाधन है। यहाँ पेट्रोलियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है ना। फिर उसके जस्ट इधर देखो कि बीच वाला छोड़ दो, नीचे वाला देखो, इसका नाम है क्यूशु। क्या नाम है? अभी हम बताते हैं याद कैसे होंगे, उसका भी जुगाड़ बताएंगे कुछ ना कुछ। क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु। बीच में मिलेगा तुमको शिकोकू। कौन सा मिलेगा? हंसो मत। कौन सा मिलेगा? शिकोकू। वो वहाँ की भाषा है भैया। अब वहाँ की भाषा ऐसी है तो उसको माना जाएगा। वैसे भाई क्या कर सकते हो वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये द्वीप तुमको मिलेंगे। सबसे पहले कौन सा मिलेगा? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। याद कर लेना, कौन, बहुत बड़ी बात है यार, रट लेना। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। नहीं होगा? 2-4 बार बोलोगे हो जाएगा। मुझे कैसे याद हुआ? हाँ, कुछ ना कुछ बना लेना। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, है ना। कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रटना है, थोड़ा रट लेना, कुछ नहीं उसमें, रट लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो तुमको मिला होन्शु और होक्काइडो के बीच में तुमको बहुत पतली जल संधि मिल रही होगी, है ना। यहाँ से बहुत पतला रास्ता मिल रहा होगा पानी निकलने का, है ना। तो इसी को कहते हैं जल संधि। अब ये जल संधि जो है, कौन सी जल संधि है? इस जल संधि का नाम बताओ। बहुत फेमस जल संधि है। इस जल संधि को कहते हैं सुगारू जल संधि। कौन कहते हैं? इसका नाम है सुगारू की जल संधि। कौन सी संधि है ये? सुगारू जल संधि, है ना। कौन कौन से द्वीपों के बीच में है? होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में। कौन से द्वीपों के बीच में है? होक्काइडो और होन्शु द्वीप के बीच में। अच्छा बताओ, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। किस द्वीप पे होगी? होन्शु द्वीप पे है। जापान की राजधानी टोक्यो कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, सब लोग अपने मैप में यहाँ पे गोला कर लेना। यहाँ पे मिलेगी जापान की राजधानी टोक्यो। अच्छा, तुम ये देख रहे हो सुगारू जो जल संधि है, सुगारू जल संधि के बारे में एक विशेषता है कि यहाँ पे तुमको पता, दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चली, है ना। आज दुनिया में विकसित कर रहा है, जहाँ कहीं भी बुलेट ट्रेन तो जापान ही विकसित कर रहा है ना। सुगारू की जो जल संधि है, यहाँ पे भी बुलेट ट्रेन चलती है। पानी के अंदर इस होन्शु द्वीप से होक्काइडो द्वीप पर जाने के लिए एक बुलेट ट्रेन चलती है। हमारे यहाँ होता तो हम लोग ओवरब्रिज बना के ऊपर से निकलते हैं, ये पानी के अंदर से निकालें। तो तुमसे अगर पूछा जाए पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन, तो जापान में, है ना। किन दो द्वीपों के बीच में चलती है? तो होक्काइडो और होन्शु द्वीपों के बीच में चलती है। बढ़िया पूरा शीशा ऐसा लगा करके बहुत अच्छा बनाया है ना, कि आराम से अंदर बैठे रहो, बाहर का पूरा पानी के अंदर समुद्र का सीन देखते रहो, है ना। मछलियाँ सामने से उनको हाय करते चले जाओ, है ना, टाटा बाय बाय करते, ठीक है। बहुत अच्छा सीन बनाया जापान। इतनी स्पीड से निकलोगे, हाँ ये भी हो सकता है कि दिखाई नहीं देंगी, है ना, क्योंकि 360 किलोमीटर 320 किलोमीटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना। तो जापान वही है। अच्छा, टोक्यो देखा, टोक्यो के जस्ट ऊपर तुम देखोगे तुमको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है फुकुशिमा। कौन सा शहर मिलेगा? यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुमको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है फुकुशिमा। अच्छा, फुकुशिमा नहीं सुना किसी ने? फुकुशिमा शहर के बारे में सुना नहीं किसी ने? फुकुशिमा नहीं सुना? देखो फुकुशिमा में क्या था, एक परमाणु रिएक्टर था। जापान जो एक देश है, ये परमाणु से परेशान आदमी है ना। अगर परमाणु कहा जाए कि परमाणु खतरा है, किस लिए बना, तो तुम ये मान लेना कि जापान के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बना वो परमाणु आग से। खतरा, परमाणु बम अगर खतरा है किसी के लिए, दुनिया के लिए खतरा है, दुनिया के लिए होगा तब होगा, जापान के लिए अभी खतरा है। जब से बना है परमाणु का हथियार, तब से जापान परमाणु से परेशान है। बना सबसे पहले ट्रायल इसके ऊपर हुआ, है ना। तुम देखोगे, यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पे तुमको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है हिरोशिमा। यहाँ पे कौन सा शहर है? हिरोशिमा। इधर लिख दे, क्या था? हिरोशिमा। देखो, हिरोशिमा जापान के होन्शु द्वीप पर एक शहर है, ठीक है ना। अमेरिका ने इसके ऊपर परमाणु बम मार दिया, है ना। क्यों मार दिया, किसी को पता है क्यों मार दिया?
परीक्षण करे तो किसी के घर में परीक्षण कर देंगे। परीक्षण करे तो सुनो हम बताते हैं क्या हुआ। तुम देखोगे जब मैप को थोड़ा इधर खिसक तो सकता नहीं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो ऐसे तुम इमेजिन करो अपने अपने में देखो, इधर तो देखोगे इसके उधर तुमको दिखेगा अमेरिका, तुम्हारे मैप में नहीं दिखेगा, तुम्हारे मैप में अमेरिका इधर दिखेगा, दूसरी साइड में दिखेगा। लेकिन जब तुम उसको गोल होता है ना, मैं पूरा धरती गोल पूरा से घुमा के मिलाओगे ऐसे, तो वो इधर आ के मिल जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर से अलग काट के बनाया गया, इधर प्रशांत महासागर है, वहीं से काट के मिला, इधर से कहीं से काट लेते तो इधर वाला हिस्सा जुड़ा होता। तो इधर देखोगे तो लगभग पास पास में दिखेंगे अमेरिका, 4000 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की लगभग। तो जाओगे तो इधर देखोगे अमेरिका पड़ोस में ही है। अब जब इधर देखोगे तो अमेरिका और जापान के बीच में यहाँ पे एक द्वीप तुमको मिलेगा, उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप। यहाँ पे मिलेगा नीचे कहीं, यहाँ देख लेना ध्यान से, देखो बहुत छोटा सा द्वीप दिखेगा मैप में, देखो ध्यान से, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे तुम्हारा मैप है, लाओ हम दिखाते हैं, लाओ इसमें है ही नहीं, ये लाओ देखो, यहाँ पे देखो, इधर साइड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको मिलेगा, दिखा नहीं दिखा, हीरो यहाँ पे हवाई द्वीप मिलेगा एक, मिला? सब लोग देखो ध्यान से, हवाई द्वीप जो है, ये हवाई द्वीप अमेरिका के कब्जे में था, ठीक है ना। जैसे चीन ने यहाँ पे हैनान द्वीप पे अपना नौसेना का अड्डा बना रखा है, वैसे अमेरिका ने हवाई द्वीप पे अपना नौसेना का अड्डा बना रखा था। उस समय अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा नौसेना थी। उस समय अमेरिका की नौसेना में लगभग 80 हवाई ऐसे लड़ाकू जहाज थे, पानी वाले लड़ाकू 80 जहाज हमारे पास अब हुए हैं। 80 इतने सालों बाद, ये 1945 में ये 80 लड़ाकू जहाज बना लिया था पानी वाले अमेरिका, है ना। लगभग 200 हवाई जहाज थे हैनान द्वीप पे, बहुत बड़ा सेना का अड्डा बना रखा था हवाई द्वीप को, है ना। जापान को लगने लगा मेरे तो पड़ोस में आ गए भाई साहब, तुम यहीं पे बना रहे हो हवाई अड्डा अपना, नौसेना का अड्डा। जापान ने कहा पहले ये बहुत आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के मामले, हथियार बहुत अच्छे आगे बना रहा है, पहले इसी को खत्म करो। कहा सारे हथियार बना के यहीं पे रखे हो ना, चलो इसी को खत्म करते। गया पूरा तबाह कर दिया, 3 घंटे के अंदर हवाई द्वीप को तबाह करके चलाया, सबको मार दिया, जानवर, आदमी, इंसान, जितने भी 200 उसके पास हवाई जहाज थे, पूरे 200 हवाई जहाज तबाह कर दिए। 80 उसके पास पानी वाले जहाज से लड़ाकू, वो तबाह कर दिए, पूरा तबाह करके चलाया। अमेरिका के हवाई द्वीप को पूरा तबाह करके चलाया वहाँ पे। अमेरिका ने, अच्छा भैया हम तुम्हारा क्या बिगाड़े थे, हम तो अपना आराम से अपने घर में बैठ के अपने हथियार बना रहे थे, तुमको क्या दिक्कत उससे, हम अपना विकास कर रहे थे, तुमको उससे क्या दिक्कत है। जापान ने कहा हमको यही तो दिक्कत है कि तुम बहुत आगे आगे जा रहे थे, हम तुमको तबाह कर दिए, अब तुम लगभग 50 साल पीछे जा चुके हो, अब उतनी जल्दी तो हमको नहीं पाओगे, तब तक हम आगे निकल जाएंगे। अमेरिका के यहाँ चल रहा था एक प्रोग्राम, उसको कहते हैं ऑपरेशन मैनहट्टन। ऑपरेशन मैनहट्टन के तहत बन रहे थे परमाणु बम। दुनिया में किसी को पता ही था, उस समय परमाणु बम बने ही नहीं थे कभी, पहला ट्रायल था, अमेरिका उस पर काम कर रहा था। जापान की किस्मत इतनी खराब कि वो उसी समय बन के तैयार हो गए, है ना। इसी टाइम पे अमेरिका ने कहा चलो ट्रायल तुम्हारे यहाँ करते हैं। अमेरिका ने वहाँ से भेजा, अमेरिका के पास एक जहाज था जिसका नाम था B-52। आज भी अमेरिका सेना में, दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी भी अमेरिका अपना ये जहाज बेचता है, बहुत सक्सेसफुल जहाज है B-52। इस पर लादा परमाणु बम को, पहले वाला परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। कौन सा था? लिटिल बॉय, है ना। लिटिल बॉय को लादा और ला करके 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पे गिरा दिया। कब गिराया? 6 अगस्त 1945 को ला करके जापान के हिरोशिमा शहर पे गिरा दिया। दुनिया में इससे पहले किसी ने देखा ही नहीं था इतना बड़ा बम, इतना ज़्यादा तबाही करने वाला हथियार किसी ने देखा ही नहीं था। गिरा तो पूरा बर्बाद कर दिया, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इससे पहले जो बम बनते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक भीड़ को, जहाँ पे 10-15 लोग खड़े होंगे उतने को गिरा देगा, एक दीवार गिरा देगा। इतने बड़े बम देखे थे, हथगोला देखे थे लोगों ने, इतना नहीं देखा था कि गिरे तो पूरा शहर तबाह कर दे। सबसे पहले गिरा हिरोशिमा पे तो दुनिया चकाचौंध रह गई कि भाई हुआ क्या है, धरती हिल गई पूरा कि भाई क्या हुआ है ये, है ना। जापान गुस्सा आ गया, तुमने हमारे ऊपर ये क्या किया, ये क्या था, है ना। जापान एकदम चौंक गया कि ये था क्या, है ना, गुस्सा आया। भैया दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे विश्व युद्ध, उसने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत आगे चल रहा था वहाँ पे, वो हार मानने वाला इतनी जल्दी था। कहा तुमने मेरे ऊपर ये हथियार, कौन सा हथियार था तुमने मेरे ऊपर गिराया। कहा ये तो मेरा लिटिल बॉय था। अमेरिका ने कहा ये लिटिल बॉय था। जापान ने कहा रुको, अच्छा तुमसे मिलते हैं अभी। जापान बहुत आगे था, इतनी जल्दी हार नहीं माना। उसने कहा भाई रुको, यहाँ से इनका सेना तैयार करो, नौसेना तैयार करो, चलते हैं अमेरिका पे हमला करने। अमेरिका ने कहा सुधर जाओ, अभी भी वो कहा है, कहा अभी हम वही मिलकर तुमको सुधारते हैं आके। अमेरिका ने अगला भेजा, उसके जस्ट 3 दिन बाद कब भेजा, 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को एक और
परमाणु बम भेजा वहाँ से, जिसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। ये भेज दिया। और यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे तुमको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नागासाकी। कौन सा शहर है? अगली बार यहाँ पे जाकर के गिरा दिया। इस बार ये यहाँ पे गिराने वाला नहीं था, सोच के आया था कि टोक्यो में गिराएंगे। टोक्यो में सोच के आया था कि टोक्यो राजधानी उड़ा देंगे पूरी, है ना। गलती से गिर गया यहाँ पे। गलती से कैसे? वहाँ टोक्यो का मौसम अच्छा नहीं था, है ना, क्योंकि वहाँ वो मौसम से ही तो परेशान है, वहाँ तो वो सुनामी से परेशान है। वहाँ सुनामी आई हुई थी और B-52 वहाँ जा नहीं सकता था। वो कहा वहाँ 4000 किलोमीटर की उड़ान करके आए, इतनी जल्दी वापस हो जाएंगे नहीं, कहीं गिरा दो, जहाँ गिर जाए गिरा दो। उन्होंने नागासाकी पे गिरा दिया। ये वाला और ज़्यादा तबाही किया। अब जापान डर गया कि भाई है क्या ये चीज़, क्या है? पूरी पूरी दुनिया परमाणु बम गिरने से केवल जो लगता है कि बम के जैसा फटेगा उतना नुकसान करता है, वैसे उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करता परमाणु बम। वैसा नहीं होता। गिरता है, आग तो होती बहुत ज़्यादा, फटता है बहुत तेज, वो तो फटता ही है। फटेगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-6 किलोमीटर में फटेगा, इतना फाड़ देगा पूरा, इतना। लेकिन इससे निकलता है प्रदूषण, वो ज़्यादा नुकसान करता है। रेडिएशन निकलता है इससे। जिधर की तरफ हवाएं चल दें उधर रेडिएशन फैलने लगता है। रेडिएशन जो परमाणु से निकलने वाला रेडिएशन होता है वो जा करके फेफड़ों को गलाने लगता है। तुमको पता ही नहीं लगेगा, अंदर अंदर तुम्हारे फेफड़े गल जाएंगे। 2 घंटे में तुम खत्म। सांस ले रहे हो, तुमको नॉर्मल लगेगा, गए। धीरे धीरे परमाणु तुम्हारे अंदर, परमाणु रेडिएशन जा चुके हैं अंदर, तुम्हारे अंदर अंदर फेफड़े गल जाएंगे। यहाँ फटा तो फटा ही, इधर की तरफ हवाएं चल गई तो इधर के लोग भी गए। ऐसा होता है। तब तक 3-4 दिन में जापान ने देख लिया था कि भैया तो चारों तरफ तबाही फैला रहा है, केवल हिरोशिमा पे नहीं है, आसपास में भी जिधर हवाएं चल रही है उधर नुकसान हो रहा है। अब जापान डर गया, भैया ये चीज़ क्या है। अमेरिका ने कहा अब सुधर जाओ, नहीं तो हमारे पास अभी और हैं। और वास्तविकता यही है कि और है उसके पास, है ना। तुम लोगों ने अफवाहें सुनी होंगी, ऐसे कहानियाँ सुनी होंगी कि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ही थे। 2 वाला सिस्टम कुछ नहीं है। उसके पास फॉर्मूला था, पहले बनाने में टाइम लगता है। अब उसके पास फॉर्मूला है, जितने चाहे उतने बना ले। 2 नहीं थे, वो चाहता तो पूरा बर्बाद कर देता। जापान ने कहा बस भैया आप सरेंडर, बस हो गया हमारा गेम, है ना। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, बस मारना नहीं। अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारा टोक्यो उड़ाएंगे, पिछली बार तुम्हारा यहाँ मौसम खराब था तो ठीक है, अगली बार उड़ा देंगे। जापान ने कहा भैया नहीं, अब की छोड़ दो, अब हम लड़ेंगे नहीं। सोचो दुनिया की सबसे बड़ी विश्व शक्ति बनने वाला देश जापान, दूसरे विश्व युद्ध में सबसे आगे था, सरेंडर कर दिया। और यही सरेंडर कर दिया, इसी की वजह से इंग्लैंड जीत गया दूसरा विश्व युद्ध। समझ रहे हो? नहीं तो ये जीत लेता, जर्मनी और जापान मिल करके दूसरा विश्व युद्ध जीत लेते। ये लोग हरा भी दिए थे इंग्लैंड को। अमेरिका की एक ये चाल चली, ऑपरेशन मैनहट्टन सफल हो गया, 2 परमाणु बम गिराए, जापान ने सरेंडर कर दिया। अमेरिका ने कहा एक शर्त है हमारी कि तुम आगे से अपनी कभी सेना नहीं रखोगे, क्योंकि अमेरिका को लगता था इतने ज़्यादा तबाही किए हैं, ये सेना बनाएंगे, कभी ना कभी इनके अंदर देशभक्ति जगेगी, आक्रोश आएगा। क्योंकि परमाणु बम से आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी नुकसान उठा रही है। आज भी लूले लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर कभी आक्रोश आ जाए कि अमेरिका ने हमको बर्बाद किया था, ये उसी का परिणाम है। कभी गुस्सा आ जाए, टेक्नोलॉजी के मामले में आगे तो रहते ही हैं, आगे जाकर कभी विद्रोह कर दे, कभी फिर अमेरिका के ऊपर हमला कर दे, इससे बड़ा कोई तगड़ा बम बना ले। तो अमेरिका ने कहा कि आज से तुम्हारी कोई आर्मी नहीं होगी, कोई सेना नहीं होगी। कहो हाँ, नहीं कहोगे तो फिर हम आ रहे हैं टोक्यो की तरफ। B-52 उधर तैयार खड़ा, स्टार्ट हो चुका है। जापान ने कहा नहीं भैया हम नहीं रखेंगे, कोई नहीं चाहिए हमको आर्मी, आज से हमारी आर्मी खत्म। फिर जापान ने कहा कि यार अगर आर्मी खत्म कर देंगे तो हमारे पड़ोस में ये है, कभी ये गुस्सा आ गया इधर, तो हम क्या करेंगे, तो हर दूसरे दिन हमको धमकी देता रहेगा। तो अमेरिका ने कहा ठीक है, तुमको हम सुरक्षित रखेंगे, तुमको सिक्योरिटी हम देंगे। जैसे हम भूटान को अपनी आर्मी देते ना, भूटान के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है, हम आर्मी देते हैं, वैसे अमेरिका जापान को आर्मी देता है। जापान की अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी जापान अमेरिका देता है। अब अमेरिका की सेना यहाँ पे रहती है, अमेरिका को फ़ायदा क्या हो गया, पड़ोस में आ गया, इधर रूस है, इधर चाइना है, वहाँ से 4000 किलोमीटर से दौड़ के आराम से आ गया, यहाँ पे सारे सेना की अड्डा बनाए, रूस पे भी नज़र रख सकता है, चीन पे भी नज़र रख सकता है। अमेरिका के लिए फ़ायदा हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। तो ऐसे अमेरिका चाल चलता है, ये है, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर समझ में आए, ठीक है। आप अच्छा देखोगे, इसमें और भी बहुत सारे शहर है, तुम जितना भी देखो टेक्नोलॉजी के मामले में तुमको जापान आगे मिलेगा, बहुत ज़्यादा आगे रहता है। इसमें तुम देखोगे यहाँ पे एक शहर है
यहाँ पे इसका नाम है ओसाका। ओसाका जापान का एक शहर है ओसाका। इसे कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर कौन? ओसाका। अच्छा, मैनचेस्टर क्या होता है? मैनचेस्टर जानते हो तुम लोग? मैनचेस्टर एक शहर है, वो इंग्लैंड में पड़ता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग मैनचेस्टर इंग्लैंड में होता है, ठीक है। इसलिए उसको जहाँ कहीं भी दुनिया में जब ज़्यादा कपड़ा उद्योग होने लगता है उसको वहाँ का मैनचेस्टर कहा जाने लगता है, ठीक है। मैनचेस्टर वास्तव में जो शहर है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग के लिए इंग्लैंड में फेमस है। लेकिन जहाँ कहीं भी अब कपड़ा उद्योग ज़्यादा होने लगता है हम उस शहर को भी उस देश का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। वैसे ही जापान में भी ओसाका एक शहर है जो क्या है? कपड़े के लिए, कपड़ा उद्योग यहाँ पे ज़्यादा होता है, कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ओसाका को कहते हैं। यहाँ चीन देखोगे, चीन में जो जगह पड़ती है संघाई, ये भी कपड़े के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे भी कपड़ा उद्योग बहुत होता है। अपने यहाँ भी बताएंगे। चीन का जो मैनचेस्टर है उसको संघाई को कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर कौन? संघाई। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में देखोगे, अपने यहाँ भारत में देखोगे, भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ ज़्यादा होता है? अहमदाबाद में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, है ना। कि ये तो छोटे थे तो पढ़ा होगा 5-6 में, जनरल नॉलेज होता था वहाँ पे, है ना। कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ पे कपड़े का उद्योग ज़्यादा होता है। चीन का मैनचेस्टर संघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। अच्छा, तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि एशिया का मैनचेस्टर, पूरे एशिया का मैनचेस्टर कौन कहा जाएगा? तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग कहाँ पे होता है? पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग कहाँ पे होगा? यही है एशिया का। अगर तुमसे पूछा जाए मैनचेस्टर तो संघाई, एशिया का मैनचेस्टर संघाई। अच्छा, तुमसे पूछ दिया जाए पूरब का मैनचेस्टर, पूरब का मैनचेस्टर कौन है? तो पूरब का मैनचेस्टर ओसाका हो जाएगा, क्योंकि इससे पूरब में है। सबसे पूरब में कौन है? सबसे पूरब में ओसाका है। जापान को कहते हैं उगते सूरज का देश, क्योंकि सबसे पूरब में पड़ता है। सूर्य की किरणें सबसे पहले यहाँ पड़ती हैं, है ना। इसलिए इसको कहते हैं उगते सूरज का देश। कौन? जापान। पूरब का मैनचेस्टर ओसाका। संघाई पूरे एशिया का, है ना, पूरे वर्ल्ड का नहीं, पूरे एशिया का मैनचेस्टर। चीन का भी मैनचेस्टर संघाई, पूरे एशिया का मैनचेस्टर भी संघाई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और पूरे अगर विश्व का मैनचेस्टर कहा जाए तो मैनचेस्टर ही है। वो कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है ना। पीछे समझ में आई? लिखो।